नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का मैं घनश्याम शर्मा आर एस जंक्शन पर। दिनांक 22 और 23 अक्टूबर 2020 के सभी करंट अफेयर्स लेकर के। तो दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के किसी भी एग्जाम की, तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं, जो आप इन करंट अफेयर्स की इस पूरी कक्षा को देख करके पता लगा सकते हैं। पिछले काफ़ी एग्जाम्स में हमने काफ़ी क्वेश्चंस दिए हैं और लगभग 80% तक क्वेश्चंस जो है सीधे सीधे हिट करते हैं। तो रेगुलरली देखते रहें और अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाने में हमारी मदद करें, ताकि उत्कृष्ट मैटर इसी तरह से आपको मिलता रहे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य है जिसके द्वारा हाल ही में अ, अपराधों को रोकने के लिए, महिलाओं के खिलाफ जो होने वाले अपराध हैं उनको रोकने के लिए एक विशेष महिला पुलिस यूनिट जिसका नाम है पिंक पेट्रोलिंग, वो बनाई गई है? तो दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हालांकि बात करें रेप के मामले में, तो हाल ही में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है, उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट में राजस्थान रेप के मामले में पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर उसके बाद उत्तर प्रदेश का नाम आता है। तो रेप की घटनाओं की इस तरह से राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन फिर भी राजस्थान में ऐसा कोई इंतजाम अभी तक नहीं किया गया जो विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ रेप और अन्य इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए हो, जबकि उत्तर प्रदेश द्वारा ये पिंक पेट्रोलिंग नाम से यूनिट बना दी गई है। चलिए, तो जानते हैं क्या कुछ खास है इस यूनिट के बारे में। तो महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए ये विशेष महिला यूनिट है, जो एक गश्ती टीम होगी जिसका काम होगा विभिन्न क्षेत्रों में गश्त करना, और खास करके नवरात्रा जो है उस दौरान इसे शुरू किया गया है, क्योंकि महिलाएं काफ़ी मार्केट में इस समय होती हैं। कठोर प्रशिक्षण देने के बाद करीब 250 महिला पुलिस कर्मियों को पिंक पेट्रोलिंग में तैनात किया गया है। इनमें से अधिकतर महिलाओं को 100 के करीब स्कूटियां प्रदान की गई है, जबकि 10 एसयूवी गाड़ियां जो है उनको भी सेवा में रखा गया है। पिंक पेट्रोलिंग को महिलाओं के खिलाफ छेड़छाड़ और अपराध के मामलों में एक सडन कार्रवाई, तत्काल जो कार्रवाई है उसको करने के लिए बनाया गया है। और ऐसे स्थान जहां पर छेड़छाड़ की घटनाएं सर्वाधिक होती है, जैसे कि लखनऊ में पुलिस ने ऐसे हॉटस्पॉट चयनित किए हैं जहां पर ऐसी घटनाएं होती है, तो वहां पर ये तुरंत कार्रवाई करती है। इसे जो उत्तर प्रदेश की कुछ विशेष नंबर्स हैं टोल फ्री, जैसे 1090 112 जो हेल्पलाइन नंबर है इमरजेंसी की, और जो इनका इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है, इन सभी से जोड़ने का भी प्रयास किया गया है, ताकि थोड़ी भी इमरजेंसी आपातकाल होने पर उनके पास पुलिस बल को भेजा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। दोस्तों, आईपीएल जो है वो चल रहे हैं और इसी क्रम में आईपीएल में हाल ही में एक बड़ा कारनामा किया गया शिखर धवन के द्वारा, जब उन्होंने लगातार 2 मैच में शतक जड़ने का कारनामा किया। पहली बार ऐसा कोई खिलाड़ी जिसने 2 मैचों में जो है लगातार शतक लगाया हो। तो आईपीएल में उन्होंने लगातार पिछले 4 मैचों में 50 से ज़्यादा रन बनाए, जो भी एक अपने आप में अनूठा कारनामा था, और अंतिम 2 मैचों में उन्होंने 100 से अधिक रन बनाते हुए और ये रिकॉर्ड कायम किया। शिखर धवन ने 169 मैच अभी तक खेले, जिसमें वो अब तक 5044 रन बना चुके हैं। उनका औसत 35 का है और स्ट्राइक रेट 127 है। उन्होंने 39 के करीब 50 रन और 2 बार शतक बनाया है। वर्तमान में आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने में वो चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो विराट कोहली कप्तान 5,759, चेन्नई सुपर किंग्स के सुरेश रैना 5,368, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने 5,158 और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने 5,037 रन अभी तक बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, देश की तीनों शीर्ष विज्ञान अकादमी जो अपने फेलो चुनती है और बहुत से लोगों को मौका देती है एक साथ किसी विषय पर काम करने का, तो तीनों ही अकादमियों की फेलोशिप हासिल करने वाली पहली महिला डॉक्टर जो बनी है हाल में, डॉक्टर समन हबीब। उनके बारे में आपको बताना है कि उन्होंने किस एक क्षेत्र में अनुसंधान किया है। तो डॉक्टर समन हबीब जो हैं, उन्हें हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के फेलो के रूप में चयनित किया गया है, और वे जो हैं चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करते हुए देश के लिए जो तीनों शीर्ष विज्ञान अकादमी हमारी हैं उनकी फेलोशिप हासिल करने वाली पहली एक जो है एमरिट बन चुकी हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुकी हैं। तो डॉक्टर समन हबीब ने, जो मुख्य वैज्ञानिक और प्रोफेसर हैं
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिवीजन CSIR CDRI लखनऊ में। तो उन्होंने मलेरिया परजीवी जो होता है उसकी कार्यप्रणाली को समझने के लिए उत्कृष्ट अनुसंधान किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली के फेलो के रूप में चयनित किया है। इससे पहले दोस्तों वे दो अन्य विज्ञान अकादमियों, जिसमें भारतीय विज्ञान अकादमी बेंगलुरु की 2016 में फेलो बनी थी और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, ठीक है, इलाहाबाद, उसकी 2015 में फेलो बनी। तो तीनों जो हमारी शीर्ष विज्ञान अकादमियां हैं उनकी फेलो बनने वाली पहली वैज्ञानिक के रूप में उनको माना जा रहा है। दोस्तों मलेरिया परजीवी जो है इसके बारे में आप सभी जानते हैं, ये एक सिंगल सेल पैरासाइट होता है, एक कोशिकीय परजीवी होता है जो दरअसल आपके मादा एनाफिलीज जो मच्छर होते हैं, मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से जीवों में प्रसारित होता है और इसके जो लक्षण हैं वो काफ़ी भयंकर हैं और मलेरिया बीमारी से बचाव के लगातार प्रयास जो हैं सरकार के द्वारा भी किए जाते हैं कि लोगों को इस बीमारी से बचाया जा सके। तो उसमें इन्होंने उसकी कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास किया है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी जनवरी 1935 में स्थापित की गई थी ताकि वैज्ञानिक ज्ञान जो हमारे वैज्ञानिकों के पास है उसे एक दूसरे से साझा किया जा सके और उस ज्ञान का राष्ट्रीय कल्याण की समस्याओं के लिए एक व्यावहारिक अनुप्रयोग भी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के हमारे अगले प्रश्न की। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देश भर में नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि देश को बेहतरीन गणना करने वाले सुपर कंप्यूटर्स उपलब्ध कराए जा सके। इसी क्रम में आपको बताना है कि देश में स्वदेशी तौर पर असेंबल किया गया सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, जिसके सभी प्रकार के पुर्जे स्थानीय रूप से स्वदेशी रूप से निर्मित किए गए थे, और इसका नाम है परम शिवाय। तो परम शिवाय नामक ये कंप्यूटर सबसे पहले स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो कि लगातार प्रयास करता है हायर पावर कंप्यूटिंग को विकास करने के लिए, ताकि हम तेल उत्खनन, बाढ़ के अनुमान, जीनोमिक्स, दवा का अनुसंधान और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में हमारे शिक्षाविद, शोधकर्ता और जो स्टार्टअप्स हैं उनको बढ़ती हुई अच्छी टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा सकें, ताकि वे इनका प्रयोग करते हुए इनका दोहन कर सकें और विभिन्न क्षेत्रों में इससे जो है लाभ प्राप्त किया जा सके। तो ये जो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इसका जो पहला चरण था उसमें प्रयास किए गए कि एक बुनियादी ढांचा हमारे यहाँ पर विकसित किया जाए, एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आने वाले समय में अगले चरणों के लिए आधार का काम करे। तो वो पहले ही हो चुका है और दूसरे चरण का भी बहुत सा काम कर लिया गया है। देश में सुपर कंप्यूटरों का नेटवर्क जल्द ही लगभग 16 पेटाफ्लॉप्स तक पहुंचने वाला है। तीसरे चरण की शुरुआत जनवरी 2021 अर्थात जल्द ही 3 महीने बाद होने वाली है, जिसमें कंप्यूटिंग गति लगभग 45 पेटाफ्लॉप्स तक पहुंच जाएगी। एनएसएम को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। इसे प्रगत संगणक विकास केंद्र जो हमारा सीडेक है, ठीक है, सेंटर फॉर जो एडवांस कंप्यूटिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो सीडेक जो है उसके जो पुणे में स्थित है उसके और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु जो है दोनों के द्वारा मिलकर के और कार्यरत किया जा रहा है। स्वदेशी तौर पर असेंबल किए गए पहले सुपर कंप्यूटर का नाम है परम शिवाय और ये IIT BHU में स्थापित किया गया था। उसके बाद बना परम शक्ति जिसे IIT खड़गपुर में, जबकि उसके बाद बने परम ब्रह्म को IISR पुणे में स्थापित किया गया। इसके अलावा भारत ने एक सर्वर भी विकसित किया है स्वदेशी रूप से, जिसका नाम है रुद्र, और ये सरकार और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सभी प्रकार की स्टोरेज की आवश्यकताओं को पूरा करता है, सर्वर की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये पहला अवसर है जब सीडेक द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर स्टैक नामक जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ कोई सर्वर सिस्टम बनाया गया जो स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2018 में देश के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स को भी विकसित किया गया था और इनके नाम प्रत्यूष और मिहिर हैं, जो कि आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल जो मैनेजमेंट है, मेजरमेंट है, IITM, ठीक है, IITM जो पुणे में है उसके वहाँ स्थापित किया गया था ताकि मौसम संबंधी जो गणनाएं हैं उनको सही तरीके से किया जा सके।
आने वाले समय में और भी जो बेहतरीन सुपर कंप्यूटर हमारे विकसित होंगे उन्हें आईआईटी मुंबई, आईआईटी चेन्नई, दिल्ली के इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेशन सेंटर और सीडेक पुणे जैसे संस्थानों में स्थापित किया जाएगा। तो यह है थोड़ा सा हमारी सुपर कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय स्तर पर लगातार डिजिटलीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी क्रम में देश भर में वो भूमियों के नक्शे हैं और पट्टे जो हैं उनको डिजिटलीकरण करने और जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम अर्थात जीआईएस के साथ जोड़ने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई है। मैंने आपको बताया है कि जीआईएस क्या होता है। जीआईएस दरअसल एक विधि है, एक तकनीक है जिसमें हम जो हमारे बेसिक फिजिकल जो मैप्स होते हैं उन पर विभिन्न प्रकार की लोकेशंस को टैग करते हैं। जैसे कि आपके मान लीजिए गांव का मैप है, टेरेन मैप हमारा है, नदी कहीं से बह रही है, कहीं पर वृक्षों का झुरमुट है, एक तरफ मकान बने हुए हैं, वहां पर मान लीजिए आपको इस विद्यालय को टैग करना है तो आप इस नक्शे में इस विद्यालय की लोकेशन को टैग करते हैं और यही दरअसल जीआईएस का काम होता है जो ओवरलैप करता है अलग अलग सूचनाओं को एक साथ। इसमें आप और भी जो सूचनाएं टैग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सड़कों के मानचित्रों को आप इसमें जोड़ सकते हैं, विद्यालय में अलग अलग जो गांव में अलग अलग क्षेत्रों में शौचालय की उपलब्धता को आप इसमें जोड़ सकते हैं और ऐसी बहुत सी जानकारियां। तो इससे क्या होता है, इससे सुलभ हो जाता है विभिन्न प्रकार के जो हमारे संस्थान हैं जो काम कर रहे हैं विकास के क्षेत्र में, उनके लिए इस चीज को आइडेंटिफाई करना कि किस क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और कहाँ कहाँ क्या उपस्थित है। तो जीआईएस का प्रयोग करते हुए इन नक्शों को जोड़ने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया है जिसका नाम है ई धरती जियो पोर्टल। दोस्तों एक अलग पोर्टल और है जिसका नाम है केवल ई धरती, और ये राजस्थान में शुरू किया गया था ताकि राजस्थान के जो निवासी हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें गिरदावरी, ठीक है, और जमाबंदी, गिरदावरी और जमाबंदी जो है वो उपलब्ध कराई जा सके। तो वो एक अलग पोर्टल है, लेकिन ई धरती जियो पोर्टल एक अलग पोर्टल है जो सभी प्रकार के भूमि के नक्शे और पट्टे जो हैं उनके डिजिटलीकरण के माध्यम से काम कर रहा है। तो इसे केंद्रीय स्तर पर भूमि प्रबंधन के लिए ई धरती जियो पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया है। यहाँ से हमको विभिन्न प्रकार के जो नक्शे और पट्टे हैं उनको भौगोलिक सूचना प्रणाली के साथ जोड़ने में मदद मिलेगी। इससे लोगों को भूमि संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त हो सकेंगे और इस ऐसे प्रमाण पत्र में उस भूखंड विशेष की सभी जानकारियां होगी, जैसे कि जमीन का प्रकार कैसा है, संपत्ति का प्रकार कैसा है, आवंटन कब किया गया, संपत्ति की स्थिति क्या है, पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि क्या है, संपत्ति का पता कहाँ है, वर्तमान पट्टा और उससे जुड़े जितने भी मुकदमे हैं उनके बारे में जानकारी यहाँ से मिल पाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, आईसीएमआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके द्वारा हाल ही में कोविरेप नामक एक जो डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, जो टेक्नोलॉजी है, नैदानिक पद्धति इसको कहा जाता है, उसे विकसित किया गया है और उसको जो है मंजूरी दी गई है। तो आपको बताना है कि ये नैदानिक पद्धति किसने विकसित की है। तो दोस्तों ये नैदानिक पद्धति जो है आईआईटी खड़गपुर जो है उसके द्वारा विकसित की गई है। तो आईआईटी खड़गपुर की इस तकनीक को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मान्यता दे दी है। कोविरेप विधि से कोविड की जांच बहुत आसानी से होगी और ये लगभग 500 रुपए पर किट में हो पाएगी। जांच काफ़ी किफ़ायती है और 1 घंटे में परिणाम भी देती है। इसके अलावा इसमें सबसे बेहतर बात यह है कि इसके जो परिणाम है वो मोबाइल एप्लीकेशन से मिलते हैं, तो इसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती और किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश भी इसमें नहीं होती। तो सीधा सीधा सटीक परिणाम इसमें प्राप्त हो पाते हैं। ऐसी तकनीकों का प्रयोग आने वाले समय में अन्य विभिन्न बीमारियों में भी किया जा सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स जिस पर मैंने आपसे चर्चा की। अगर आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे लगे हों तो निश्चित रूप से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डाउनलोड करें हमारी एप्लीकेशन आरएस जंक्शन के नाम से और वहाँ से ढेर सारे कोर्सेज जो आपके लिए अवेलेबल है उनका लाभ उठाएं। एसीएफ एग्जाम के लिए आपके लिए वहाँ बहुत से कोर्सेज अवेलेबल है जिनको आप वहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।